नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 16 है। अभी तक 15 वीडियो हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और कुछ अन्य पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे का चर्चा करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है और उसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ नर्सरी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी इन 1 हेक्टेयर विल बी। यानी यहाँ पे बात अगर हिंदी में हम करें तो पूछ रहा है कि धान को 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। यानी कि मुझे 1 हेक्टेयर के एरिया में मुझे धान को लगाना है, उसका रोपण करना है मुझे, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। उसके लिए मुझे कितने एरिया में, मतलब जो नर्सरी रहेगी जिसको हम पौधशाला कहते हैं, तो कितना एरिया में मुझको लगाना पड़ेगा, नर्सरी का एरिया ये पूछ रहा है। तो जनरली जो होता है एरिया वो होता है 1:10, ये याद रखिएगा आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1/10 हेक्टेयर, यानी कि हेक्टेयर का 10वां हिस्सा। ठीक है। या अगर ऐसे पूछे, मतलब मीटर में पूछे, तो सबको पता होगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और नर्सरी का जो इलाका होगा, यानी कि अगर आप 1,000 मीटर स्क्वायर में अगर आप नर्सरी लगा रहे हैं तो 1,000 स्क्वायर मीटर में आपने जितना नर्सरी में जो पौधा लगाया है वो पूरा 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, समझिएगा मेरे पॉइंट को, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए वो सफिशियंट होता है। अगर इसको हम निकालते हैं तो फिर वो 1:10 का ही रेशो बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कई सारे एग्जामों में इसको पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बनता है आपकी परीक्षा के लिए। कुछ अन्य पॉइंट भी हैं धान से संबंधित, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि राइस जो है हमें हमारे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा आप, जैसे कि लॉजिंग जो होता है, लॉजिंग की जो समस्या होती है वो जैपोनिका स्पीसीज़ में नहीं होती है। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जो लॉजिंग की समस्या होती है वो धान की जैपोनिका स्पीसीज़ में ये समस्या नहीं होती है। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि जो धान होता है, जो राइस होता है, उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसको हम कल्म कहते हैं, CULM कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा बनता है ये भी प्रश्न। और लेम्मा और पेलिया को मिला के हम हल बोलते हैं। ठीक है, लेम्मा और पेलिया को हम हल बोलते हैं, HULL, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि राइस जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है और शॉर्ट डे प्लांट होता है। काफ़ी सिंपल पॉइंट है, कई सारे स्टूडेंट को सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको। और इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम जल मांग बोलते हैं, वो होती है 900 से 2500 mm तक, वेराइटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं कहीं 1500 mm तक जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और इसका ओरिजिन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और है जो आपको याद रखना है, राइस की जो इन्फ्लोरोसेंस होती है, मतलब कि हिंदी में अगर हम बात करें तो धान का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम पेनिकल बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। जो राइस की इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको पेनिकल कहा जाता है। और इसमें 6 नंबर होते हैं स्टेमन्स के, मतलब कि पूछता है स्टेमन्स की संख्या पूछता है तो 6 होती है साधारणतः, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे पूछ रहा है द रो टू रो डिस्टेंस इन गुआवा शुड बी, यानी कि अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछ रहा है।
काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। और जानते हैं क्या इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 मीटर। तो याद रखिएगा, एक रो से दूसरी रो की जो दूरी रखते हैं हम, वो 6 मीटर रखते हैं। ये आपको याद रखना है। गुआवा का ये प्रश्न है, पॉइंट है। कुछ और पॉइंट्स हम जान लेते हैं गुआवा यानी अमरूद से संबंधित। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मिर्टिएसी, ये आपको याद रखना है, मिर्टिएसी। ये एग्जाम में पूछता है फैमिली यानी इसका परिवार। और एक और होता है, पिछली वीडियो में भी आपको क्वेश्चन के रूप में मैंने बताया था, क्रॉप रेगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब हम विंटर क्रॉप को लेते हैं, रेनी सीजन की क्रॉप को छोड़ के, तो उसको हम क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं। ये मेनली क्या होता है, फ्रूट फ्लाई की अटैक को कम करने के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। यानी कि हम बरसात के मौसम की जो फसल आती है उसको छोड़ देते हैं, उसके स्थान पे हम जो विंटर सीजन की जो सर्दी के मौसम की जो फसल होती है उसको हम लेते हैं अमरूद में, तो उसको हम क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। बाकी प्रोपगेशन में एक मेथड यूज़ की जाती है जिसका नाम होता है स्टूलिंग, ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। स्टूलिंग मेथड किससे संबंधित है, तो अमरूद से यानी गुआवा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और बाकी बिल्ट की एक समस्या, काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखी जाती है गुआवा में, और मेनली ये अल्कली टाइप की सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। कुछ वेराइटी हैं जैसे कि चित्तीदार, ये भी गुआवा की वेराइटी है। एक होता है बेहट कोकोनट, ये सीडलेस गुआवा होता है, बीज रहित अमरूद होता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी फिर एप्पल कलर, ये पिंक कलर की वेराइटी होती है, एप्पल कलर भी ये गुआवा यानी अमरूद की ही वेराइटी है। ये सब आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लियर होंगे ये पॉइंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है फ्लडिंग और वॉशिंग एंड ड्राइंग मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल इज, यानी धोना व सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है वॉशिंग और जो ड्राइंग है वो कौन सी मेथड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत वो आएंगी। तो वॉशिंग और ड्राइंग की बात करेंगे तो ये फिजिकल कंट्रोल के अंतर्गत ये आती हैं, इसको आपको याद रखना है। आंसर है फिजिकल कंट्रोल। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बडिंग इज, यानी कि ये कली है, कली लगाने की, कली या कली का हम इसको बोल सकते हैं, कली का लगाने की मुख्य प्रचलित विधि यहाँ पे ये पूछ रहा है। और इसका जो सही आंसर होगा, सभी लोग आप जानते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड होती है वो होती है टी बडिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रूट इज नोन एज ब्लैक पल्म, यानी कि किस फल को श्याम बेर कहा जाता है। ये इसका आंसर भी आप सब लोग जानते होंगे, आंसर है जामुन। याद रखिएगा, जामुन को हम ब्लैक प्लम या फिर श्याम बेर भी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दे आर, यानी कि प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वह हैं। जानते हैं क्या इसका होगा सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग, ये दोनों सिद्धांतों को डेमोन्स्ट्रेशन प्रतिपादित करता है। और जो प्रदर्शन बोल दो या प्रदर्शनी बोल दो या डेमोन्स्ट्रेशन हम जिसको बोलते हैं, ये 3 टाइप का होता है, सब लोग जानते हैं। एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और एक होता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो होता है सीइंग इज बिलीविंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसको हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सीमन ए नैप जो हैं, इनको फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है 4H क्लब इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ इन, यानी कि 4H क्लब युवाओं का संगठन है जो कि एक देश से संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या है उसका सही आंसर, उसका आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा,
काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको इंडिया लगा के आ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं और इनमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन है। 4H जो क्लब है वो अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रीज़न फॉर फ्रूट ड्रॉपिंग, यानी फल झड़ने का कारण है। ऑप्शन है एज ऑफ ट्री, सॉइल फर्टिलिटी लेवल, बीट्स और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बात हो रही है वैरायटी की। गणेश इज अ वैरायटी ऑफ। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। गणेश किस्म है, ये पूछ रहा है कि गणेश नाम की एक वैरायटी है, वो किसकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोमग्रेनेट, यानी ये अनार की वैरायटी है और काफ़ी फेमस पॉपुलर वैरायटी है। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में ये काफ़ी फेमस है। याद रखिएगा, गणेश जो है अनार की या पोमग्रेनेट की ये वैरायटी है, ठीक है। उसी के साथ ढोल का पूछता है, ढोल का, रूबी, अकेला रूबी पूछे तो वो अनार की है, ठीक है, और पूसा रूबी पूछे तो वो टमाटर की है, ठीक है। फिर पूछता है वो जालौर सीडलेस, मृदुला, अरक्ता, ये सब वैरायटी जो हैं वो अनार की हैं, जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात हो रही है कि क्रॉप विच इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी इज, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बरसीम, ठीक है। तो बरसीम क्या होता है कि ये मिट्टी, जिस भी मिट्टी में इसको हम लगाते हैं, उगाते हैं, उस मिट्टी की क्या होता है, ये फर्टिलिटी को, उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देती है। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी कि टेट्राजोलियम परीक्षण से निर्धारित होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसको हम TZ टेस्ट भी कहते हैं। शॉर्ट में कभी अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले तो TZ टेस्ट यानी टेट्राजोलियम टेस्ट ही होता है। इससे हम सीड की वायबिलिटी का पता करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे बात हो रही है इफ़ द सब्सटीट्यूशन रेशो इज लेस देन द प्राइस रेशो व्हेन द कॉस्ट, यानी यदि प्रतिस्थापन अनुपात कीमत अनुपात से कम होगा तो लागत होगी। यानी कि ये सिंपली बोल रहा है कि जो सब्सटीट्यूशन रेशो है वो कम है प्राइस रेशो से, ठीक है। तो इस टाइम जो हमारा इस पोजीशन में, इस कंडीशन में जो हमारी कॉस्ट होगी, जो लागत होगी, वो क्या होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या फिर परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा रिमेन दी सेम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। सही आंसर है, उस पर कोई परिवर्तित या कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। द कैपिटलिस्टिक फार्मिंग इज ओन्ड बाई, यानी पूंजीगत खेती में भूमि के स्वामित्व में होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंडलॉर्ड। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टू कैलकुलेट द प्रोटीन परसेंटेज इन व्हीट ग्रेन द करेक्ट फॉर्मूला शुड बी, यानी गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के लिए सही सूत्र है। ये इस प्रश्न में टोटल ये बात हो रही है कि गेहूं के दाने में हमको देखना है कि कितने % उसमें प्रोटीन है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हम कौन से सही फॉर्मूले का प्रयोग करके हम प्रोटीन परसेंटेज को निकाल सकते हैं गेहूं के दाने में। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन परसेंटेज इक्वल टू नाइट्रोजन परसेंटेज इनटू 5.73। ये इसका सही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है आपको, ऐसे याद रखिएगा सिंपली कि पास है प्रोटीन परसेंटेज और नाइट्रोजन का गुणा करना है 5 से, तो प्रोटीन गुणा प्रोटीन बराबर नाइट्रोजन इंटू 5, मतलब पास है प्रोटीन और 5 से पास है 5। ऐसे करके रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो ईजिली याद भी हो जाएगा और अगर परीक्षा में पूछेगा तो गलत भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। रेड रॉट डिसीज
इज कॉमन इन, यानी कि ये पूछ रहा है कि लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शुगर केन, यानी कि जो लाल सड़न या रेड रोड जो होती है वो शुगर केन यानी कि गन्ना में ज़्यादा देखी जाती है, और ये गन्ना की काफ़ी भयंकर बीमारी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्रॉप लोन इज कॉल्ड एज, यानी फसल ऋण को कहा जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि जो क्रॉप लोन होता है जिसको हम हिंदी में फसल ऋण बोलते हैं, ये सामान्यतः शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि कम समय के लिए ये लोन होता है। एक सीज़न में इसको चुका दिया जाता है, या एक फसल चक्र में, या एक वर्ष के अंदर अंदर इसको चुका दिया जाता है, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। द बैक्टीरियल कॉलोनी इज कॉल्ड, यानी जीवाणुओं की कॉलोनी को कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऊज। तो जो जीवाणुओं की कॉलोनी होती है उसको हम ऊज कहते हैं, याद रखिएगा ये भी आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर फोलियर स्प्रे इज, यानी पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम कैन भी बोलते हैं, और इसको हम सोना भी बोलते हैं, सोना, और इसको हम किसान खाद भी हम इसी को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये BHU के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, और भी सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अगला ऑप्शन है एनहाइड्रस अमोनिया, और फिर है यूरिया, और फिर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूरिया, ठीक है। यूरिया का हम उपयोग मतलब पर्णीय छिड़काव के लिए यानी फोलियर स्प्रे के लिए भी हम आसानी से उसको कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द बेसिस फॉर यूजिंग इंसेक्ट पॉइजन इन इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम इज, यानी समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होगा। ये विष है, कीट विष, मतलब कि इंसेक्ट पॉइजन, कीट विष के प्रयोग का आधार होगा, ठीक है। तो जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ETL भी इसको कहा जाता है। मेनली ये प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस लेवल पे जाके हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग करने लगते हैं कंट्रोल के लिए, इंजुरी को कम करने के लिए। तो इसका जो सही लेवल होता है या सही आंसर जो होता है वो होता है ETL लेवल पे जाके, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे जाके हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने लगते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 20 में हॉरिजॉन्स की। मेन हॉरिजॉन ऑफ सॉइल प्रोफाइल आर, यानी कि मृदा परिच्छेदिका में मुख्य संस्तर होते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में संस्तर बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। तो मेन जो हॉरिजॉन होते हैं सॉइल प्रोफाइल में उनको हम संख्या में 3 ही मानते हैं, ABC, याद रखिएगा, ठीक है। ये थे आज के प्रश्न। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं, पुराने वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका जवाब आपने कमेंट में दिया था। क्वेश्चन था NARS का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया था, इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया था कि NARS का पूरा नाम क्या है। ये एक्सटेंशन का प्रश्न था। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, याद रखिएगा। ये एग्रीकल्चरल है, बहुत से बच्चे एग्रीकल्चर याद कर लेंगे और एग्जाम में आएगा तो गलत कर देंगे। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम इसका पूरा नाम है। ये था पिछली वीडियो का प्रश्न जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अब हम बात करेंगे
आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है और इसका सही जवाब फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है IGKB इज सिचुएटेड एट, यानी ये पूछ रहा है IGKB का पूरा नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये एक यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पर स्थित है, ये इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पंतनगर, पूसा, नई दिल्ली, रायपुर और जबलपुर। इसमें से कोई एक सही आंसर है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है और इसका सही आंसर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।